मैम स्टार्ट। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण। जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट्स में देखा है कि हमने जेंडर इक्वलिटी को देखा या फिर जेंडर एजुकेशन के ऊपर हमने फोकस किया, तो उसी से मिलता जुलता उसी का जो आगे वाला पार्ट है वो हमारा विमेन एम्पावरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक विमेन एम्पावरमेंट यानी कि जिसको हम कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय जो महिला सशक्तिकरण है यानी कि जो विमेन एम्पावरमेंट है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या हम कह सकते हैं चर्चा का विषय भी है। क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं हमारे आसपास चारों तरफ जो जेंडर इक्वलिटी वाली चीज है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, और कहीं ना कहीं यानी कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको उनके अधिकार नहीं दिए जाते हैं, उनको स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, और कहीं ना कहीं उनका विकास बीच में ही बाधित हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ भारत में बल्कि एक ग्लोबल कंसर्न हम कह सकते हैं, एक पूरे विश्व में चर्चा का एक विषय है जिसे हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट। ये बच्चे म्यूट कीजिए आप अपने आप को, आपकी बीच में आवाज आ रही है। जैसा कि हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ है, उसमें साफ साफ लिखा है, उसमें महत्व बताया है महिला का, नारी का। यत्र नायस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता खुद ही निवास करते हैं। लेकिन विडंबना देख लीजिए इस समाज की, इस विश्व की, कि नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी आज उसको कमजोर माना जाता है, उसके साथ शोषण का व्यवहार किया जाता है, अधिकार छीन लिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसे मतलब एक इक्वल यानी कि समान दर्जा नहीं दिया जाता है। तो बेहद आवश्यकता है आज सशक्तिकरण को समझने की, या हम कहीं महिला सशक्तिकरण पर बात करने की। महिलाओं के जो आर्थिक सशक्तिकरण की यदि हम बात करते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से, ठीक है, वो अपनी जो इकोनॉमिक उनके जो डिसीजंस हैं, आर्थिक फैसले हैं, उनको वो ले सकती हैं या उनको लेने चाहिए। और अगर वो उनको लेंगी तो कहीं ना कहीं जो उनका सोशल स्टेटस है, सामाजिक स्तर है, वो भी ऊपर उठ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक चर्चा का विषय है या हम कहें ये बहुत ही जरूरी चीज है। इसके लिए सभी देशों में महिलाओं को महत्व दिलाने के लिए या उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के लिए कई तरह के दिवस भी मनाए जाते हैं, जैसे मातृ दिवस है, जिसे हम मदर्स डे कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पहल की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि आज महिला कमजोर नहीं है, और इसीलिए महिला क्या कहती है, वो काम करना चाहती है, घरेलू यानी कि डोमेस्टिक वर्क के साथ साथ वो बाहर जॉब भी करना चाहती है। और तभी वो कहती है, जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। तो विमेन एम्पावरमेंट को समझने से पहले स्टूडेंट्स हमें ये समझना आवश्यक है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण है क्या। क्योंकि महिला उसमें हम जोड़ देंगे, लेकिन सशक्तिकरण का वास्तव में सच्चे अर्थ में उसका अर्थ क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो सशक्तिकरण है यानी कि एम्पावरमेंट है, उससे अभिप्राय या उससे तात्पर्य क्या है, उस योग्यता से है, यानी कि उसके अंदर वो क्षमता है, उसके अंदर वो योग्यता है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े हुए सभी निर्णय ले सके। अगर हम एक लाइन में या बहुत ही सरल शब्दों में बात करें तो सशक्तिकरण की सबसे मतलब बहुत ही आसान ये अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति की वह शक्ति, उसमें सशक्तिकरण में वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति की वह योग्यता एवं शक्ति जिसके द्वारा वह अपने जीवन में जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सकता है, वही क्या है, सशक्तिकरण है यानी कि एम्पावरमेंट है। अब यदि हम इसमें महिला जोड़ देते हैं, सशक्तिकरण हमने समझा कि एक योग्यता है जिसके द्वारा आप अपने सारे डिसीजंस ले सकते हो, चाहे वो आपके इकोनॉमिक हैं, चाहे आपके एजुकेशन रिगार्डिंग है, चाहे आपके सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, हर प्रकार के डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो आपके पास होगी तो आप एम्पावर्ड हो जाओगे। अगर इसमें हम महिला को जोड़ देते हैं यानी महिला सशक्तिकरण बन गया, तो हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की वो सभी योग्यताएं हैं, महिलाओं की वो सभी क्षमताएं हैं जिसके द्वारा कि वो परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा उसके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है, यानी कि बहुत सारे बंधन होते हैं, और उन सभी बंधनों से मुक्त होकर वो निर्णय अपने स्वयं निर्णय ले सकती है और अपने भाग्य की विधाता स्वयं हो सकती है। वॉइस इज क्लियर स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है। यस मैम। ओके ओके बच्चे, अब हम बात करें कि यदि भारत में
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तो सबसे पहले क्या है कि इस सोच को खत्म करना है, जो एक जिसे हम एक राक्षसी सोच भी कह सकते हैं, जो क्या करती है, जो महिलाओं के अधिकारों को छीन लेती है, जो उसके स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका समानता का अधिकार है, उसे वो छीन लेती है और कहीं ना कहीं उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। फिर चाहे वो दहेज प्रथा है, चाहे उसका सेक्सुअल हरासमेंट है, चाहे उसको शिक्षा के अवसर नहीं दिए जाते, या कन्या को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने के पहले क्या करना पड़ेगा, समाज की इस बुरी सोच को, इस नकारात्मक सोच को खत्म करना पड़ेगा। अब यदि हम बात करें लैंगिक असमानता की, यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी की, तो हमने फर्स्ट यूनिट में ये बिल्कुल बहुत अच्छे से किया है इसको डिस्कस कि भाई आज के दिन हमें जेंडर इक्वलिटी देखने को नहीं मिलती है, और यही कारण है कि विमेन एम्पावरमेंट भी क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि महिलाएं जब शिक्षित नहीं होंगी, वो अवेयर नहीं होंगी अपने अधिकारों के प्रति, और वो निर्णय नहीं ले पाएंगी। तो जो लैंगिक असमानता, यदि हमें इसे भी खत्म करना है तो कहीं ना कहीं हमें महिलाओं को अधिकार देने होंगे, यानी कि उन्हें सशक्त बनाना होगा, निर्णय लेने की क्षमता उनको देनी होगी, ताकि वो क्या कर सके, प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र होकर अपने फैसले कर सके। तो हम कह सकते हैं कि जो स्त्री है, जो महिला है, उसको सृजन की शक्ति माना गया है। सृजन की शक्ति क्यों माना गया है स्टूडेंट्स? क्योंकि यही वो शक्ति है सृजन की जिससे कि मानव जाति अस्तित्व में आई है। अगर नारी ना हो तो आगे सृजन भी नहीं होगा और हमारा जो विश्व है ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। और जब नारी में इतनी शक्ति है, यानी कि इसको सृजन की शक्ति माना गया है, तो इसे इतना मतलब इसके अंदर इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी फिर क्या है, क्यों इसके साथ भेदभाव किया जा रहा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर? उसे वो नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इस सृजन की शक्ति को विकसित और परिष्कृत कर, यानी कि उसको स्वतंत्रता और समानता के अवसर देकर उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में उसे स्वतंत्रता के अवसर देने होंगे, अवसर की समानता देनी होगी, और वही वास्तव में सच्चे अर्थों में नारी सशक्तिकरण यानी कि महिला सशक्तिकरण कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो विमेन एम्पावरमेंट है, महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है। ठीक है, देखिए सब इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन जो कंक्लूजन निकलता है, यानी कि जो निष्कर्ष निकलता है, वो एक ही निकलता है, महिलाओं को स्वतंत्रता पूर्वक फैसले लेने की उसको स्वतंत्रता देना, और जब वो स्वतंत्रता उसे मिलेगी तो कहीं ना कहीं उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा, और वो जब सुधार आएगा तो वो शिक्षित भी होगी, उसे रोजगार के अधिक अवसर भी मिलेंगे, मौके भी मिलेंगे, और कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, वो पुरुषों की तरह जो उसके जीवन में, ये कौन स्टूडेंट है? पूजा, ये बेटा इस तरह से स्क्रीन पे आप जो कर रहे हो ये बहुत ही गलत है। प्रीति, प्रीति दिख रहा है मुझे आपको क्लास? प्रीति दोहन, अगर देखिए आप एक्सपेरिमेंट भी मत कीजिए, मान लीजिए आपको कुछ कोई चीज सीखनी है तो वो क्लास के टाइम ही सीखेंगे आप, तो ध्यान रखें आगे से। तो हम कह सकते हैं कि जो इस तरह की जो स्थिति है उससे क्या होगा, जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के समान अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का भरपूर अवसर मिलेगा। तो हम कहेंगे महिला सशक्तिकरण महिलाओं में शक्ति का वो प्रभाव है, यानी कि वो शक्ति का प्रभाव क्या है कि वो अपने जीवन से जुड़े प्रत्येक फैसले को ले सकती है, परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है, और समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने में उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। तो अभी हमने जाना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, और अगर हम इन सबको मिलाकर कहें तो हम कहेंगे कि जो नारी सशक्तिकरण है, जो महिला सशक्तिकरण है, वो महिला की वो शक्ति है, वो उसकी योग्यता है जिसके द्वारा वो अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक फैसले कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, विकास के अवसर प्राप्त कर सकती है, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, और कहीं ना कहीं ये उसको सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा, और वो एक बेहतर जीवन यानी कि समानता का जीवन, पुरुषों की तरह जीवन व्यतीत कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, यानी कि कौन कौन सी हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि महिला सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। तो हम कहेंगे भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली क्या प्रमुख बाधाएं हो सकती हैं। हर्डल्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। आप सबको पता है जो भारतीय समाज है वो एक ऐसा समाज है जहाँ पे ट्रेडिशंस, कस्टम्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं हैं जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते, यानी कि वो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि हम बहुत ही आध्यात्मिक देश में रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे भावनाएं हमारी रीति रिवाजों से जुड़ी हुई होती हैं।
तो सबसे पहले आने वाली जो बाधा है यानी कि जो प्रॉब्लम है, हर्डल है, वो क्या हो सकती है? ट्रेडिशंस, जो हमारी परंपराएं हैं और हमारी रीति रिवाज हैं। ये रीति रिवाज किस तरीके से बाधा उत्पन्न करती हैं? ये इस तरीके से बाधा उत्पन्न करती हैं कि महिलाओं से उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें क्या कहा जाता है? आपको सिर्फ घर में रहना है, आप जॉब नहीं कर सकते हो, आपको बाहर नहीं जाना है, आपके बाहर का कोई भी काम नहीं करना है, यानी कि शिक्षा तक पर उन पर रोक लगा दी जाती है। फिर नौकरी करने की बात हो, यदि वो शिक्षित ही नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं जो जॉब है यानी कि रोजगार है वो भी नहीं कर पाती हैं। तो जो परंपराएं हैं ये सबसे बड़ी बाधा है जो महिला और पुरुष में क्या करती है? एक असमानता का भाव रखती है और महिलाएं कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती और वो कमजोर कहलाती है। दूसरी कमी क्या आ सकती है, यानी कि जो दूसरी बाधा है स्टूडेंट्स, वो आ सकती है आत्मविश्वास में कमी। देखिए, आत्मविश्वास कब आता है? जब आपको समानता के साथ आपके साथ व्यवहार किया जाता है, जब आपको इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। अगर आपको हमेशा चुप करने के लिए बोला जाए, आप मत बोलो, आपको फैसले नहीं करने हैं, आप जो मेल मेंबर्स हैं सिर्फ वही हमारे घर के फैसले करेंगे, आपको तो बोलना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ किचन में काम करना है, यानी कि उसको क्या कर दिया जाता है? उसका दायरा बहुत सीमित कर दिया जाता है। जब इस तरह की उनके साथ व्यवहार किया जाता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा? उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है और उनके अंदर जो एम्पावरमेंट वाली बात है वो नहीं आ पाती, क्योंकि एम्पावरमेंट क्या है भाई? निर्णय लेने की शक्ति है। और आत्मविश्वास में कमी क्या है कि जो पुरुष प्रधान समाज है वो इस सोच को बदलने को तैयार ही नहीं है कि भी जो उनकी वर्तमान स्थिति है कि भी इसमें चेंज लाना चाहिए। महिलाओं को निर्णय करने, फैसले लेने हैं स्वतंत्रता पूर्वक। वो घरेलू भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं दी जाते, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है जब वो नहीं मिलती है तो उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वो सहना ही सहना सीख जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। अब हम कुछ और समस्याओं की या कुछ और बाधाओं की बात करें तो हम कह सकते हैं महिला शोषण। महिला शोषण होता क्या है? जब महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, वो शाब्दिक रूप से हो सकता है, यानी कि कई बार जब हम उनको कुछ गलत बोलते हैं, उनके अधिकार छीन लेते हैं, असमानता का व्यवहार करते हैं, या कई बार मारपीट जो की जाती है, ठीक है। फिर वो मारपीट किस रूप में हो सकती है कि भाई मतलब आप जैसे घरेलू हिंसा है, इस रूप में हो सकती है। दूसरी तरीके से जो महिला शोषण है वो कहाँ होता है? जब महिलाएं वर्क मतलब काम के लिए बाहर जाती है, सपोज वो जॉब कर रही हैं और वो बाहर जा रही हैं और वहां पर उनके साथ बहुत ही मिसबिहेव किया जाता है, जिसे हम सेक्सुअल हरासमेंट भी कह सकते हैं। तो इस तरीके का जो मतलब हमें व्यवहार देखने को मिलता है, और खास तौर पर जो ये हमारा प्राइवेट सेक्टर है वहां पर मिलता है। तो ये जो व्यवहार है ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बाधा है। बाधा कैसे है कि वो अवेयर नहीं है, वो नहीं जानती कि मुझे इसके विरुद्ध कहाँ आवाज उठानी है, मैं इसको कैसे इससे बच सकती हूँ, क्या मैं प्रोटेक्शन कर सकती हूँ, बल्कि वो शोषण का शिकार होती रहती है। और खास तौर पर जो हमारे सॉफ्टवेयर जो मतलब हमारे बिजनेस है या कि इस तरह की यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, मतलब आपकी गवर्नमेंट की बजाय जो प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पे सिक्योरिटी कम होती है जॉब की, वहां पर हमें इस तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन है, विमेन एक्सप्लॉयटेशन, ये देखने को मिलता है। दूसरे रूप से कहाँ मिल सकता है? जैसे अभी मैंने बात की, घर में मिल सकता है, क्योंकि जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो घर में बेटियों के साथ या घर में जो महिलाएं हैं उनके साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। वो किसी तरीके से भी हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, चाइल्ड मैरिज हो सकती है, या किसी और रूप में हो सकता है। यानी कि दो तरीके से घर में भी शोषण हो सकता है और घर के बाहर भी शोषण हो सकता है, और ये भी बहुत बड़ी बाधा है जिससे कि महिलाएं सशक्त नहीं हो पा रही हैं। जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि लिंग असमानता। लिंग असमानता होती क्या है कि जब महिलाओं और लड़कियों के साथ लिंग के आधार पर, यानी कि लिंग के आधार पर हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था कि जब हम क्या करते हैं, लड़के और लड़की या पुरुष और नारी के आधार पर हम अंतर करना शुरू कर देते हैं, वो आपका लैंगिक असमानता कहलाती है। तो लिंग आधार पर यानी जेंडर इनइक्वालिटी आज भी भारत में बहुत जगह, बेटा ये म्यूट कीजिए अपने आप को। तो आज भी बहुत जगह पे हमें क्या होता है कि महिलाओं को समानता के अवसर नहीं दिए जाते। घर में भी उनके साथ भेदभाव होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, रोजगार के क्षेत्र में भी होता है। यानी कि उनके पास क्या होता है, उन्हें आजादी पूर्वक कोई भी काम करने की, जो एक उसके जो जीवन से जुड़े हुए फैसले हैं उनके बारे में निर्णय लेने की आजादी नहीं होती है, और हमेशा ही उन्हें क्या होना पड़ता है? भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, जिसके कारण की उनकी क्षमताएं, उनकी योग्यताएं दब जाती हैं, उनमें हीनता की भावना आ जाती है, और उन्हें लगता है कि यही हमारा कर्म है और हमें ऐसे ही व्यवहार करना है, और हमारी जो नियति है वो भगवान ने यानी कि कुदरत ने ऐसी ही लिखी है। हमें सिर्फ दुख ही सहना है, जो चलेगी या जो निर्णय लेंगे वो सिर्फ मेल मेंबर्स ही लेंगे, हम इसके आगे
कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका कारण कह सकते हैं हम। फिर आता है समान काम का समान वेतन ना मिलना। आज भी जो महिलाएं हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि वो पुरुष के समान काम करती है, लेकिन जब उन्हें पे किया जाता है, यानी कि उनको जब पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, उसका कम भुगतान किया जाता है। और खास तौर पर ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो डेली जो लेबर क्लास होती है, यानी कि जो डेली जो मजदूर होते हैं, सपोज कोई घर बन रहा है, कोई मॉल बन रहा है, तो वहां पे एक महिला और पुरुष दोनों अगर वो 8 घंटे काम कर रहे हैं तो पुरुष को ज्यादा पैसे मिलेंगे, और जो फीमेल है उनको कम से कम 20 या 30% या कई बार तो उनको हाफ भी, यानी कि डिफरेंस 50% तक पहुंच जाता है। उन्हें उनका जो वेतन है, यानी कि समान काम के लिए समान जो पैसा मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद कई बार हम दूसरे सेक्टर्स में भी देखते हैं जहाँ वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो समान काम के लिए समान वेतन का ना मिलना, ये भी क्या करता है, महिलाओं को सशक्त नहीं कर पाता है। क्योंकि हम जब इक्वल काम कर रहे हैं, इक्वल हमारे जो काम के घंटे हमारे फिक्स हैं, उसके बावजूद हमें भी कम क्यों मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं क्या है, उनके अंदर वो हीनता की भावना है, या हम कह सकते हैं आत्मविश्वास की कमी है। तो हम कहेंगे कि जो संगठित क्षेत्र है उसमें काम करने वाली महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के समान समान अनुभव और योग्यता होने के बावजूद भी क्या नहीं मिलता, उन्हें समान भुगतान नहीं किया जाता और पुरुष के मुकाबले उन्हें कम भुगतान किया जाता है। अशिक्षा। शिक्षा क्या है कि शिक्षा के द्वारा एक बालक का, एक चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसका चहुमुखी विकास होता है। लेकिन आप भारतीय समाज में देखते हैं जो अशिक्षा है उसका जो परसेंटेज है वो काफी बढ़ा हुआ है। और कहाँ पर बढ़ा हुआ है, मतलब लड़कों का जो परसेंटेज है या जो मेल मेंबर्स का परसेंटेज है वो ज्यादा है, और जो फीमेल है उसका कम है। यानी कि 60 और 65 के बीच में महिलाओं का जो शिक्षा दर, जो परसेंटेज है, एजुकेशन जो रेट है वो मिलता है। और जबकि जो पुरुष है, यानी कि जो लड़के हैं, उनका जो परसेंटेज रेट है यानी एजुकेशन सेक्टर में वो 80% के करीब है। तो आज भी हमें 15 से 20%, यानी स्वतंत्रता के 73 वर्षों के बाद जब सरकार इतनी योजनाएं लेके आ रही है, इतने एफर्ट्स कर रही है, उसके बाद भी हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर कहाँ मिलता है कि जो शहर हैं, यानी कि जो आपके अर्बन एरियाज हैं, वहां पे तो फिर भी अवेयरनेस है, लड़कियों को समान अवसर मिल रहे हैं, वो पढ़ भी रही हैं। लेकिन जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं, यानी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, या जो हमारे और जो हो सकते हैं हमारे जो पहाड़ी है या मरुस्थलीय इलाके हैं, वहां पर लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, उनकी पढ़ाई बीच में ही रोक दी जाती है। कई बार कारण क्या होता है कि जो डोमेस्टिक वर्क होता है, यानी घरेलू जो काम की जिम्मेदारी होती है, वो उनके ऊपर अधिक होती है, और वो प्राइमरी तक भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है, या फिर वो अगर जाती है तो वो सेकेंडरी ही कर पाती है, उसके आगे नहीं पढ़ पाती है, हायर एजुकेशन में वो एडमिशन ही नहीं ले पाती है। तो इस कारण से भी, क्योंकि पढ़ाई क्या करती है, जब हम शिक्षित होते हैं, कोई भी महिला जब शिक्षित होगी है, तो कहते हैं कि वो खुद शिक्षित नहीं होती, वो अपने परिवार को शिक्षित करती है, अपने बच्चों को शिक्षित करती है, आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करती है। और क्यों, कैसे करती है? जब आप पढ़ेंगे, आपको समाज के ढांचे का पता चलेगा, आपको सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में पता चलेगा, साथ ही साथ आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, कि समानता के जो अवसर उनके बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपको वो अवेयरनेस आएगी ही नहीं, और अपने आप को आप कमजोर मानना शुरू कर दोगे और निर्णय नहीं ले पाओगे। तो अशिक्षा भी बहुत बड़ी बाधा है। बाल विवाह, नाम से स्पष्ट है, बाल विवाह मतलब, जैसे कि भारत के अपने संविधान में ये बिल्कुल फिक्स कर रखा है कि कोई भी जो लड़की है उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष एटलीस्ट होनी ही चाहिए, और जो लड़के हैं उनकी 21 वर्ष। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारे यूनिसेफ की जो एक रिपोर्ट है 2018 की, उसके द्वारा पता चलता है कि भारत में अब भी लगभग